हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स से 2026 की से प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी यह प्रैक्टिस सीरीज है और ये 25 नंबर की 35 नंबर की जो है ये सीरीज है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, 360 डिग्री रिवीजन कर रहे हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन से जहाँ तक संभव हो सकता है जितने फैक्ट जोड़े जा सकते हैं वो जोड़ रहे हैं। और यह है लगातार प्रयास चल रहा है। हम 50 क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो है 500 प्लस क्वेश्चन आपके हर क्लास में क्या होते हैं, रिकॉल करवाए जाते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि याद करवाए जाते हैं। और यही तरीका होता है मेरे हिसाब से कि याद करने का, जब लगातार आप क्या करते हैं, एक ही चीज़ें करते रहते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, वो दिमाग में बस जाती हैं। देन इसके बाद में आप बहुत कम समय में भी क्या कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी से बड़ी बड़ी किताबें क्या कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, बस आपको लगे रहना है, किसी भी हालत में लगे रहना है। कहते हैं ना कि बदल जाओ वक्त के साथ में, या वक्त बदलना सीख लो, परेशानियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। हर व्यक्ति के जीवन में क्या होती हैं, परेशानियां होती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में क्या होती है, निराशा होती है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो निराशा को अपनी तकदीर समझ लेते हैं कि हमारे तो भाग्य में यही है, कुछ नहीं हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उस तकदीर को बदलने की भी क्षमता रखते हैं और बार बार निराशा के बावजूद भी क्या है, अपने कर्तव्य पथ पर लगे रहते हैं, संकल्प पर लगे रहते हैं। और वही एक दिन दुनिया में क्या करते हैं, राज करते हैं। तो चलिए, कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि अंधेरा कितना भी खतरनाक हो लेकिन सूरज को नहीं रोक पाता है। बस तुम मेरे भाई लगातार काम करना, लगातार चलते रहना। या आसमान के बादलों में ताकत नहीं जो उगते सूरज की चमक को फीका कर दे। अंधेरा कितना भी खतरनाक हो, सूरज निकलता ही है। ठीक है। तो युद्ध अभ्यास से जीते जाते हैं, युद्ध भूमि में सिर्फ प्रमाण दिए जाते हैं। इस पंक्ति को सिद्ध करने के लिए हम लगातार क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। हमारी जो है गुणवत्ता और मेहनत को जो है आप किस में देखेंगे, इस क्लास में देखेंगे। यही अपना क्या है, माध्यम है। चलिए, आपको यदि इसमें जो है ये क्लास में जुड़ना है तो आप जुड़िएगा। और पीएससी प्रीलिम्स से 2026 को सीट कितनी है भाई, ये मायने नहीं रखता है। तुम तो सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। जिस दिन सिंह की काबिलियत हो जाएगी ना, सिंहासन अपने आप आपके लिए खाली हो जाएगा। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन करेंगे। फिर अगर आप यही 50 क्वेश्चन का टेस्ट देना चाहते हैं, फिर यही 50 क्वेश्चन का रिवीजन टेस्ट देना चाहते हैं, टेलीग्राम में जुड़िएगा। अद्वितीय प्रकार की निःशुल्क श्रृंखला है। ऐसा कहीं जो है अभी तक नहीं हो रहा है यूट्यूब में। ये कुछ है नवाचार, यूँ समझ लीजिएगा नवाचार है। भले ही शुरुआत हमारी क्या हुई है, जीरो से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यकीन मानिए लोग जुड़ेंगे और ये काफिला बहुत लंबा बनेगा। चलिएगा, देखिएगा, और एक दिन जो है इसी श्रृंखला से बहुत लोग लाभान्वित होंगे, ये अपना वादा है। देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारे पास में। हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, प्रश्न के बाद में जो है बहुत सारे फैक्ट करेंगे। जस्ट मिनट, एक सेकंड का जो है अपन थोड़ा सा जो एक काम करेंगे। स्टूडियो चेक कर लेते हैं। हेलो, ठीक है, अपना सिस्टम सही है और ब्राइटनेस थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिएगा, सब कुछ ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, पहला प्रश्न है हमारे पास में जिसमें पूछा जा रहा है, और अपन कोशिश करेंगे कम से कम समय में आपका जो है ज़्यादा समय ना जाया किया जाए। इतने ही समय में आपको जो है पर्याप्त फायदा करवाया जाए। जितना भी लिमिटेड कम से कम समय ले सकेंगे भाई उतना करवाएंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती? आप जानते हैं कि ये, अगर मैं मान लूँ कि ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। बहुत अच्छी गोल संरचना नहीं है। अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी में क्या है, कुछ है जो क्षैतिज रेखाएं गुजरती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। ये जो होती है मध्य से गुजरती है, इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं, या इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। जो 23.5 डिग्री उत्तर में होती है, क्या 23.5 डिग्री जो है उत्तर में होती है, उसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और जो 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है, उसे क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो ये तीन जो है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया है, यह है कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है कहाँ से, मतलब मध्य प्रदेश के जिलों में पूछी जा रही है। तो दिए गए ऑप्शन में अगर आप बात करेंगे तो यह इंदौर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश के कुल कितने 14 जिलों से गुजरती है, भारत के कुल कितने 8 राज्यों से जो है यह कर्क रेखा गुजरती है। अगर बात करें विश्व में, यह 3 महाद्वीपों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। देशों की बात करें तो लगभग आई थिंक 16 देश हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा को 2 बार जो काटने वाली नदी है, तो ध्यान रखिएगा,
माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश जी की में जो है इसकी और अच्छे से हम बात करेंगे। चलिए अब जो है कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछे, अगर आपसे क्या प्रश्न पूछे कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, तो आपका सही जवाब क्या होगा कि 14 जिलों से जो है मध्य प्रदेश के कर्क रेखा गुजरती है। अगर मैं बहुत सिंपल से मानचित्र की बात करूं मध्य प्रदेश में, तो आप यूं ही देखिएगा कि ठीक है, कुछ ऐसा समझ लेते हैं। तो कर्क रेखा जो है इधर से ऐसी जाती है, इस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश से क्या करती है, कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ से कुल जो है 14 जिले आते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये रतलाम से प्रवेश करती है, रतलाम, धार, उज्जैन। फिर भोपाल के जो है 5 जिले जाते हैं, सागर के जो है 2 जिले जाते हैं, फिर शहडोल, और अंत में जो है ये इस प्रकार से निकल जाती है। सिंगरौली साइड से थोड़ा सा नहीं जाती, यहाँ से ऐसे हो जाती है। तो 14 जिलों से कुल जो है ये प्रवेश करती है। चलिए भारत के कुल कितने राज्यों से जाती है, तो आप क्या बताएंगे, 8 राज्यों से भारत के प्रवेश करती है। किस संभाग के सभी जिलों से जो कर्क रेखा गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा जो भोपाल संभाग है, भोपाल संभाग के 5 जिलों को जो क्या करती है, कर्क रेखा स्पर्श करती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की माही नदी, जिसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, यह क्या है, कर्क रेखा से 2 बार मतलब गुजरती है। इस प्रकार से माही नदी जो है यहाँ से निकलती है धार के मिंडा गांव से, फिर ऊपर की ओर जाती है, फिर ऐसे निकल करके आती है। 2 बार जो है ये कर्क रेखा को ये नदी काट देती है। मध्य प्रदेश का कौन सा मंदिर जो है कर्क रेखा के आपके समीप स्थित है, तो देखिएगा मंदिर की अगर बात करेंगे तो उज्जैन से ये गुजरती है, क्या गुजरती है, उज्जैन से कर्क रेखा। और यहाँ पर जो मंगलनाथ मंदिर है ना, मंगलनाथ मंदिर, वो है कर्क रेखा के जो है समीप स्थित है। इतनी बातें ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाएं, चलिए बढ़ जाते हैं भाई। प्रश्नों की श्रृंखला की अगर बात करूं फ्रेंड्स, 50 प्रश्न हैं, तो मैं ज़्यादा समय जो है यहाँ पर नहीं ले सकता, क्योंकि क्लासें भी अपन टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है हर पहलू को गहराई से समझाने को आपको कार्य किया जा रहा है। तो फिलहाल में यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक लिमिटेड वे में जो है रिवीजन करना जो है हमारा यहाँ का मकसद है, तो उस मकसद को अपने ध्यान रखेंगे, क्योंकि सभी चीज़ें जो है एक साथ नहीं की जा सकती हैं। एक उसका सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, टाइमिंग होती है, उसी हिसाब से चल सकते हैं। और हम लगातार जो है आपके सामने कोई भी प्रॉमिस किया हो उसको पूरा किया है। जैसे कि चाहे वो इतिहास की क्लासें हों, 70 घंटे की इतिहास की क्लासें करवाई है अपन ने, जो है यूनिट 10 पूरी की है, यूनिट 9 अपनी चल रही है। इसके बाद जो लगातार प्रश्न चलता रहे, ये सीरीज जो है, ये रिवीजन वाली सीरीज, ये हमेशा चलती रहेगी पेपर तक, और आगे भी जो है चलती रहेगी। निम्नलिखित में से किस चट्टान में जो है कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है, इन विच रॉक्स कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड, तो कौन सी वो चट्टानें हैं, तो आप क्या बताएंगे, जो परतदार चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं, वो उनमें क्या है, ये पाए जाते हैं। देखिए चट्टानों की जब हम बात करते हैं तो मुख्यतः 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। कितने प्रकार की, पहली होती हैं, देखिएगा सबसे पहली जो चट्टानें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टानें कहते हैं। जो दूसरे नंबर की चट्टानें होती हैं, दूसरे नंबर की चट्टानें होती हैं उन्हें क्या बोल देते हैं अपन, अवसादी चट्टानें बोल देते हैं। अवसादी कहिए या परतदार कहिएगा, एक ही बात है, सेडिमेंटेशन रोक बोल दिया जाता है। और तीसरे नंबर की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होती हैं, कायांतरित चट्टानें होती हैं। कौन सी चट्टानें होती हैं, कायांतरित चट्टानें। मुख्यतः चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, क्या होता है, जब ज्वालामुखी जो है फटता है, तो सबसे पहले जो कौन सी चट्टानें निकलती हैं, तो आप क्या कहेंगे, आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें कई हजारों साल में लंबे समय के बाद जो है किसमें टूट करके बदल जाती हैं, अवसादी चट्टानों में। और आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें दोनों क्या हो जाती हैं, अपना रूप बदल लेती हैं, उसे रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें कहा जाता है। तो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। जो आपका लावा मिट्टी होती है, बेसाल्ट चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें, ये आग्नेय चट्टानों की उदाहरण है। बाकी जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मिलती हो अवसादी चट्टानों में, कायांतरित चट्टानें, चूना पत्थर वगैरह हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर जो है हम जस्ट मिनट रुकेंगे। सामान 4:69 के पास से पीली और एक क्या दे दिया है, ओके। चलिएगा देखते हैं आपसे प्रश्न, ये रिवीजन के कुछ फैक्ट हैं। जीवाश्म में जो है किस चट्टान में मिलते हैं, तो आप क्या बताएंगे,
दरअसल देखिएगा फ्रेंड्स, जो चट्टान आग से निकली होगी, ज्वालामुखी से निकली होगी, तो उसमें तो जीव का अंश नहीं हो सकता ना, उसमें जीव का अंश नहीं होगा। जो चट्टान लंबे समय तक जो है इसमें पड़ी रहेगी, तो उसी में जो है बीच में क्या हो जाते हैं, जीव दब जाते हैं, तो उसी को जीवाश्म बोल देते हैं। तो यह हमेशा किसमें देखने को मिलते हैं, परतदार चट्टानों में देखने को मिलते हैं। जीवाश्म किसमें देखने को मिलेंगे, तो आप क्या कहेंगे, परतदार या सेडिमेंटेशन रॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। बेसाल्ट चट्टान किस चट्टान का उदाहरण है, तो ये प्राथमिक चट्टान या आग्नेय चट्टान का उदाहरण होती है। कौन, बेसाल्ट चट्टानें। इन्हीं से जो है काली मृदा का निर्माण होता है। संगमरमर किसका रूपांतरण होता है, तो ध्यान रखिएगा, संगमरमर जो है चूना पत्थर का आपका ये रूपांतरण के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। तो किसका है, लाइमस्टोन या चूना पत्थर का जो है, ये चूना पत्थर का जो रूपांतरण होता है संगमरमर होता है। प्राथमिक चट्टान किन्हें कहा जाता है, जो आग्नेय चट्टान होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान कहते हैं। मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये गोंडवाना समूह की, किसमें, गोंडवाना समूह की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना समूह की चट्टानों में पाया जाता है। अगर आपने पृथ्वी का विभाजन पढ़ा हुआ है तो उसमें आप देखेंगे कि गोंडवाना लैंड एक क्या होता था, पूरा का पूरा भाग होता था। तो मध्य प्रदेश उसी का भाग है, इसीलिए चट्टान, कोयला चट्टान भी जो है किसकी होंगी, गोंडवाना समूह की भाग होंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है कि कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। कार्बेट टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, उत्तराखंड में। चलिए थोड़ा सा क्या था, तो आपका सही जवाब क्या होने वाला है, उत्तराखंड जो है सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा, अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही है। और भारत का पूछे आपसे प्रथम टाइगर रिजर्व भी कौन सा है, जहाँ टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया था, वो भी कौन सा है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपसे पूछे कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। राजस्थान का कोई राष्ट्रीय उद्यान आप याद कर पाएंगे क्या, चाहे वो केवलादेव हो, चाहे वो आपका रणथंभौर हो। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, घाना पक्षी विहार, ये सभी राजस्थान में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, लगभग 11 राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में जो है आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अगर पश्चिम बंगाल में पूछे तो जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और जो है खासतौर से सुंदरबन भी क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान ही है पश्चिम बंगाल में। चलिए देखते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे जो उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए आपको इसकी स्थापना ध्यान कर लेनी है। कई लोग कहते हैं कि ऐसे फैक्ट जो हम कहाँ तक ध्यान करेंगे, लेकिन मेरे भाई जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका याद कर लीजिएगा, सब कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन पेपर में प्रश्न आएगा तो उस दिन क्या है, आप कोई जो है विकल्प नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसमें जो है आपको 1936 ध्यान रखना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश का पहला, उसका 1933 में जो क्या की गई थी, अभ्यारण्य के रूप में स्थापना की गई थी। और ये राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बनेगा। इसका जो है प्राचीन नाम, इसे हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। जो ये है आपका जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसे क्या कहा जाता था पहले, हेली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका कौन सा जवाब हो जाएगा, हेली नेशनल पार्क या जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही है। मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा, कान्हा होगा, जो 1974 में बनाया गया था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मेरे भाई क्या जवाब देंगे, कई बार हम ऐसे प्रश्न करते रहते हैं, तो आपके जहन में जवाब आना चाहिए। कैलाश सांखल्या जो है, कैलाश है सांखल्या को क्या कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। विश्व का टाइगर मैन किसे कहा जाता है, गैनी मैनफोर्ड को कहा जाता है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, देखिए वर्तमान में अगर बात करें तो नागार्जुन जो श्री सैलम है तमिलनाडु में, तो नागार्जुन नागार्जुन श्री सैलम ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और फ्रेंड्स आप लोग जो है थोड़ा सा फीडबैक जरूर दीजिए करेगा। एक कुछ लोगों के फीडबैक आते हैं, तो जितने लोग देखते हैं कम से कम उतना तो अपना फीडबैक दे दीजिएगा, ताकि अपन को पता चल जाए कि 5 लोग भी अगर देख रहे हैं तो 5 लोग क्या है, उनके लिए क्या है, बेस्ट हो रही है क्लास या नहीं हो रही है। तो जितने लोग भी जो आप अंत तक क्लास देखते हैं, तो निश्चित रूप से जो है
इतना टाइमिंग देने के बाद, क्लास करने के बाद आपको जो है 1 मिनट का समय देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1 मिनट का समय देकर के फीडबैक दीजिएगा। आपका फीडबैक जो है देखा जाता है, ये मायने रखता है हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो व्हेन वाज WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? तो कब इसकी जो है एस्टेब्लिश किया गया था? तो आप क्या कहेंगे? 7 अप्रैल 1948 में जो क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और ये क्या है, विश्व में स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखता है और उसके लिए क्या करता है, मानक निर्धारित करता है। आपसे पूछिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा में ध्यान रखिएगा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए फैक्ट देख लेते हैं कि आपसे पूछे WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड की क्या है, राजधानी है, यहाँ पर स्थित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO के वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो ये क्या है भाई, डॉक्टर टेड्रोस हैं। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस है। डॉक्टर टेड्रोस जो है क्या है, इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। WHO की प्रथम महिला डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रथम महिला डिप्टी डायरेक्टर जनरल, चूंकि ये भारत की हैं तो इसको आपको नाम ध्यान रखना होगा, सौम्या स्वामीनाथन जो है, आप क्या कर सकते हैं, नाम ध्यान रखते हैं, सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन जो है इसकी क्या है, डायरेक्टर है। दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय मुख्यालय, जिसे आप क्या कहते हैं, सार्क बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सार्क बोल देते हैं। इसका जो है क्षेत्रीय मुख्यालय आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? अगर देखिए सार्क का मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। कहाँ स्थित है? काठमांडू। लेकिन क्षेत्रीय मुख्यालय पूछ रहा है तो ये आपका कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। क्षेत्रीय मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन मैन मुख्यालय अगर की बात करें तो काठमांडू में स्थित है। चलिए बात करते हैं इसरो का पूरा नाम। देखिएगा फ्रेंड्स, ये MPPSC 2021 का प्रश्न है। ये सभी प्रश्न 2021 के हैं, ठीक है। MPPSC 2021 का, चूंकि बीच में पेपर छूट गया था जब हम प्रीवियस ईयर कर रहे थे, तो आप देखिएगा भाई ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, जो सिंपल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कई लोग कहते होंगे कि कितने सरल प्रश्न वो करवाता है, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगर आप सरल प्रश्न अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो कठिन प्रश्न कोई अलग से नहीं आता है, ठीक है। उन्हीं को 4 प्रश्न मिला करके इकट्ठा कथन में बना दिया जाता है स्टेटमेंट में, तो वो भारी प्रश्न हो जाता है। बाकी उसका बेस जो होता है ना, सामान्य सी जानकारी होती है, तो सामान्य जानकारी आप करिएगा, और बाकी समय आने पर हम कठिन भी करवाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ प्रश्न कठिन लेने लगेंगे आगे से चल करके, तो पहले जो है कठिन चीज़ें अगर डायरेक्ट करवा दी जाएंगी तो फिर क्या होगा भाई, अपन को पता है कि जो है कैसे गाड़ी चलाना है, क्योंकि जो है लंबे समय तक जो है करने के बाद में अपन को समझ में आ जाता है कि पहले क्या है। सीधे अगर ऊपर से पढ़ा दिया जाएगा तो कैसे समझ में आएगा? समझ में नहीं आएगा ना, तो समझाने के उद्देश्य से ये चीज़ें हम कर रहे हैं। इसरो का पूरा नाम देखिएगा, प्रश्न आया हुआ है, तो देखिए सेम चीज़ें हैं, गलती हो जाती है, कई लोगों ने गलती कर दी हुई थी। तो क्या है इसरो का पूरा नाम? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसकी जो है 15 अगस्त 1969 को क्या की गई थी? इसरो की जो है स्थापना की गई थी। 15 अगस्त 1969 को जो है स्थापना की जाती है। पहले एक समिति होती थी, उसका नाम था इनकॉस समिति। इनकॉस समिति, तो इसी समिति का जो है 15 अगस्त 1969 को नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? इसरो कर दिया गया था। इसका पूरा नाम अगर देखेंगे तो इंडियन इंटरनेशनल नहीं होता है, इंडियन सोसाइटी नहीं होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइज, ईरानियन देखो लिखा हुआ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? सही होने वाला है। चलिएगा फैक्ट देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। देखिए इसरो की स्थापना की अगर बात करें तो कब हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? 15 अगस्त 1969 को जो है क्या की गई थी? इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु में जो है इसका क्या स्थित है? मुख्यालय स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा जो विक्रम विक्रम साराभाई जी हैं, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई हैं। उनका जो क्या है, ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। और यही क्या थे? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसरो के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। ये क्या रहे हैं? प्रथम अध्यक्ष भी रहे। इनकॉस समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? विक्रम अम्बालाल साराभाई ही थे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोई भी रॉकेट हो यहीं से ही लॉन्च किया जाता है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम जो है विक्रम था, और रोवर का नाम जो था प्रज्ञान था। ध्यान रखिएगा 23 अगस्त को जो है वहां पर पहुंच गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है, अगर मैं सिंपल से बात करूं, ये जो है जैसे मान लीजिएगा भारत का मानचित्र है,
तो इधर जो है एक देश पड़ता है जिसका नाम है चीन। चीन और भारत के बीच में क्या की गई है, एक सीमा रेखा खींची गई है इस प्रकार से, यहाँ से लेकर के यहाँ से तक, यहाँ से इस प्रकार से इधर तक। इस सीमा रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। 1914 में जो है क्या 1914 में यह सीमा रेखा सर मैकमोहन की अध्यक्षता में डिसाइड की गई थी। ठीक है, तो ये क्या है, भारत और चीन के मध्य में सीमा रेखा है। चीन और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर बात करेंगे तो कौन सी सीमा रेखा है, आप कहेंगे कि डूरंड रेखा जो है पहले हुआ करती थी और फिर जो है ये रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी गई थी। तो रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है, तो आप क्या बताएंगे, ये जो है भारत पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देखेंगे तो ये डूरंड रेखा के रूप में जानी जाती है, डूरंड रेखा। बढ़ जाते हैं, देखते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। आपसे प्रश्न पूछे, क्या प्रश्न पूछेगा, पूछे कि रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है, तो आप क्या बताएंगे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा किसके बीच में है, भाई न्यू मानिएगा, देखिएगा पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, भारत होता था। ठीक है, पहले क्या था, जो है भारत था, और भारत के बाद में क्या था, इधर तक जो है भारत हुआ करता था पहले, और इधर जो देश होता था उसे क्या कहते थे, अफगानिस्तान कहते थे। ये कौन सा देश था, अफगानिस्तान था। ये कौन सा, पहले पाकिस्तान नहीं हुआ करता था। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो पाकिस्तान के विभाजन से पहले जो सीमा रेखा होती थी उसे क्या कहते थे, अफगानिस्तान कहते थे। तो डूरंड रेखा वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की है, लेकिन पहले भारत, तो वर्तमान के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की ये सीमा रेखा है क्या, डूरंड रेखा। 38वीं जो समांतर रेखा है ये किसको क्या करती है, आपस में विभाजित करती है। अगर थोड़ा सा आप क्या करेंगे, विश्व का मानचित्र देखेंगे तो दो देश पड़ते हैं इधर पर, एक उत्तर कोरिया, एक दक्षिण कोरिया। इनके बीच की जो विभाजक रेखा है उसे क्या कहते हैं, तो उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया और जो दक्षिण कोरिया है इनके बीच की जो विभाजक रेखा है उसे क्या कहते हैं, हम 38वीं डिग्री समांतर रेखा कहते हैं। इसी प्रकार 49 डिग्री अमेरिका और मैक्सिको के बीच में हमें देखने को मिल जाती है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, 1914 में जो है क्या किया गया था, इसका डिसीजन किया गया था। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है, तो आप क्या बताएंगे, बांग्लादेश के साथ में जो है यह बांग्लादेश के साथ में जो है हमें सबसे लंबी सीमा भारत की देखने को मिल जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करेंगे कि विमुक्त जो जातियां होती थी उनके लिए जो है ये दिवस, ये देखिएगा एमपीपीएससी 2021 का प्रश्न है, 31 अगस्त को जो है विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। हमने यूनिट 10 में पढ़ा हुआ था कि विमुक्त जातियां कौन कौन सी होती हैं, जो पहले क्या है, अपराध के रूप में घोषित की गई थी। भाई देखिएगा, एंटीवायरस प्रोटेक्शन, कितना खतरनाक, मतलब ये देखिए साइबर सिक्योरिटी से यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। एक तो कह रहा है कि रिन्यू करें, मतलब इसमें रिचार्ज करें, दूसरा कहता है अनइंस्टॉल करें। ठीक है, तो मतलब चलिए देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। आपसे जो प्रश्न पूछा गया है कि जनजातीय गौरव दिवस जो है कब मनाया जाता है। देखिए जनजातीय गौरव दिवस की अगर बात करेंगे तो ये जो क्या नाम था उनका, बिरसा मुंडा थे, भगवान बिरसा मुंडा, उनकी जन्म जयंती पर जो है 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 15 नवंबर को जो है, 15 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, ये दिवस जो है मनाते हैं 15 नवंबर को, जनजातीय गौरव। टांट्या भील का वास्तविक नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे कि टांट्या भील का जो वास्तविक नाम है तांतिया था। क्या था, तांतिया। दरअसल अंग्रेज जो है तांतिया नहीं बोल पाते थे तो इसे ये क्या कहते थे, टांटिया कहते थे, टांटिया। अंग्रेज जो है इसका सही उच्चारण नहीं कर पाते थे। तांतिया इनका वास्तविक नाम है। कई जगह जो है टुंड्रा भी देखने को मिल जाता है, टुंड्रा। तो एमपीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, इसके दो ऑप्शन सही माने गए थे, तांतिया और टुंड्रा। गणपत नाम जो एक और ऑप्शन में दिया हुआ था एमपीपीएससी के पेपर में, गणपत, तो ये वो व्यक्ति था जो गद्दार व्यक्ति था जिसने टांटिया भील को गिरफ्तार करवाने में मदद की हुई थी। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय जो है छिंदवाड़ा में स्थित है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। भील जनजाति का प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है, तो भगोरिया जो है भील जनजाति का क्या है, प्रसिद्ध उत्सव है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, सबसे बड़ी भील है। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जो है गोंड का नाम आता है, तीसरे नंबर का जो है क्या नाम आता है, कोल का नाम आता है, और चौथे नंबर में किसका नाम आता है, कोरकू का नाम आता है। किसका नाम आता है, कोरकू का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है, क्या है, ठीक है,
पद्मश्री से सम्मानित राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? देखिए राम सहाय पांडे की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के क्या है, ये सागर जिले से संबंधित हैं। वर्ष 2021 के लिए यानी कि 2022 में इन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था। और यह जो है राई नृत्य से क्या है, संबंधित है। कौन से नृत्य से संबंधित है? राई नृत्य से पद्मश्री दिया जा चुका है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये है। इनके समय में जो है एक छतरपुर के व्यक्ति थे जिनका नाम था अवध किशोर जाड़िया। क्या नाम था? अवध किशोर जाड़िया। इन्हीं के साथ में जो क्या किया गया था, 2021 में जो है साहित्य के क्षेत्र में उन्हें भी पद्मश्री सम्मान से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे अवध किशोर जाड़िया को। तो श्री राम सहाय पांडे हो जाएंगे। प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो क्या बताएंगे? राई जो है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। ठीक है। अगर जो पूछे राजकीय उत्सव क्या है, आप जानते हैं क्या? भगोरिया मध्य प्रदेश का राजकीय उत्सव है। बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो फ्रेंड्स क्या जवाब देंगे कि बिहू जो है ये असम राज्य का क्या है, प्रमुख नृत्य है। ध्यान रखिएगा, बिहू और कली गोपाल जो है ये दो कहाँ के हैं? असम के हैं। सातरिया भी कहाँ का है? असम का है। वो सांस्कृतिक लोक नृत्य है। लावड़ी किसे राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आप क्या बताएंगे? ये महाराष्ट्र का जो है क्या है, प्रसिद्ध है। नाट्य नौटंकी भी महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश दोनों जगह चलती है। राई नृत्य के प्रमुख कलाकार को क्या कहा जाता है? देखिएगा, तो बेड़नी जो है राई नृत्य के प्रमुख कलाकार को कहा जाता है। जो नृत्य करती होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बेड़नी कहते हैं। ज्यादातर वो जो है सहारिया जनजाति की होती हैं। बेड़नी ज्यादातर जो है, बेड़नी किसकी होती है? कौन सी जनजाति की? सहारिया जनजाति की होती हैं। पेमा फाल्या का संबंध किससे है? तो आप क्या कहेंगे? चित्रकला से संबंधित व्यक्ति हैं ये। भील जनजाति की जो है पिथौरा चित्रकला से संबंधित व्यक्ति हैं। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है। एक कल की क्लास का मुझे याद आ गया कि कल जो क्लास में क्या हुआ था, आवाज नहीं दी है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। और देखिएगा पहले अपन ने क्या किया था, पूरी रिकॉर्ड की हुई थी, उसके बाद में जो है क्या है, कमेंट आता है कि आवाज नहीं आई हुई है। मुझे लगा कि ये यार एक खतरनाक चलिएगा। तो टेक्नोलॉजी है भाई, क्या कर सकते हैं अपन। यहाँ हो गया था, जो होता है होता रहे, अपना तो क्या करेंगे कि चलते रहेंगे कर्तव्य पथ पर। चलने में माहिर बन जाएंगे, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर बहुत बड़े मुसाफिर बन जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि दुर्गाबाई किस जनजाति कला से संबंधित है? देखिए दुर्गाबाई व्यायाम, इन्हें भी जो है पद्मश्री सम्मान से क्या किया जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। और यह जो है गोंडी चित्रकार हैं। कौन है ये? जो है दुर्गाबाई व्यायाम जो है गोंड चित्रकार हैं। और इनकी चित्रकला की बात करें तो डिगना चित्रकला से संबंधित है। कौन सी चित्रकला से? डिगना चित्रकला से संबंधित है। कहाँ की हैं ये? गोंडी जो दुर्गाबाई व्यायाम है ये क्या है? डिंडोरी की हैं। ध्यान रखिएगा, डिंडोरी की हैं। और इन्हें भी पद्मश्री सम्मानित किया जा चुका है। देखिएगा प्रश्न बात करते हैं भूरीबाई का संबंध किससे है? तो ये भील जनजाति से संबंधित है भूरीबाई। और भूरीबाई भी जो किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित है, पिथौरा चित्र। भाई प्रश्न आ रहे हैं बार बार, ठीक है। तो गिनी चुनी चीजें हैं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं करते? इतनी बार रिवीजन कर लीजिएगा, अपने आप में इतना परफेक्ट बन जाइएगा कि फिर आकर के कोई एक्सपर्ट भी बोले ना कि तुमसे नहीं होगा, तो फिर तुम्हारा ये मन स्वीकार नहीं करेगा कि तुमसे नहीं होगा। हमसे क्यों नहीं होगा भाई, ठीक है। तो गोंड जनजाति का प्रमुख देवता क्या कहलाता है? क्या बताएंगे आप? गोंड जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं, अब देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप हम क्या बता सकते हैं? बहुत से देवता रहते हैं हर जनजाति में। तो बूढ़ा देव जो है आप कर लीजिएगा, बूढ़ा देव। ठाकुर देव तो सभी में देखने को मिल जाते हैं, ठाकुर देव जो है सभी में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दूल्हा देव और ये जो है बैगा जनजाति में देखने को मिलते हैं, लेकिन बूढ़ा देव यहाँ कर लीजिएगा। लिंगा देव भी जो किसके थे? गोंडों की ही देवता थे। मेघनाथ भी क्या है? गोंडों की ही देवता है। द बैगाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो पेरियर एल्विन जो है, क्या नाम है? बैरियर एल्विन। ये द बैगाज पुस्तक के लेखक हैं, बैरियर एल्विन। बैरियर एल्विन एक अंग्रेज थे और इन्होंने गोंड जनजाति में अपना विवाह किया हुआ था। कंघी कला का आविष्कार किस जनजाति को माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे बंजारा जनजाति को कंघी का आविष्कारक माना जाता है। विश्व की सबसे ज्यादा विश्व की सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी है? बंजारा जनजाति है। भारिया जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? तो आप क्या बताएंगे? जो पातालकोट है, क्या है? जो पातालकोट है वो भारिया जनजाति का निवास स्थान माना जाता है, छिंदवाड़ा जिले में है। आगे बढ़ जाते हैं भाई, प्रश्न देखते हैं। आपसे प्रश्न पूछता है कि मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए जब से सबसे कम लिंग अनुपात की बात आए ना, तो फ्रेंड्स आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, उस ट्रिक का नाम है भीमगदा।
क्या नाम है, भीमगदा। यकीन मानिएगा भाई बहुत बार जो चीज़ें गलत हो जाती हैं, कितनी चीज़ें हो जाती हैं, तो भीमगदा ध्यान रखिएगा कि क्या है, सबसे कम लिंगानुपात है। भी से क्या हो जाएगा आपका, भिंड हो जाएगा। माँ से क्या हो जाएगा आपका, मुरैना हो जाएगा। और गा से क्या हो जाएगा आपका, ग्वालियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा। और दा से क्या हो जाएगा आपका, दतिया हो जाएगा। ये चार जो है सबसे कम पूछे तो भिंड में, उससे थोड़ी से ज़्यादा पूछे तो फिर मुरैना में, फिर उससे ज़्यादा पूछे तो ग्वालियर, फिर उससे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, दतिया में हो जाएगा। ऐसी चीज़ें क्या कर लेना है, आपको ध्यान कर लेना है। क्योंकि अगर चलिए तो क्या हो जाएगा, सबसे कम लिंगानुपात तो आपका भिंड जो है सही हो जाएगा। आपसे पूछे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, बालाघाट में है। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है कि भिंड का लिंगानुपात कितना है, तो आप क्या बताएंगे, 837 जो है भिंड में जो है लिंगानुपात देखने। क्या लिंगानुपात की परिभाषा दिक्कत नहीं है भाई। चलिए 837 जो है लिंगानुपात हो जाएगा, तो 837 भिंड का सबसे कम है। 838 जो है मुरैना का है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात जिला कौन सा है, तो बालाघाट जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। लगभग यहाँ पर 1021 देखने को मिलता है। देखिए सबसे ज्यादा अगर पूछे ना आपसे कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात मध्य प्रदेश में बताओ, तो आपको क्या ध्यान रखना है, बालम। क्या ध्यान रखना है, बालम। जानते हैं ना ये शब्द को, तो कुछ भी हो इसका मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, याद करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बाकी बीच में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, बड़ा आ नहीं आ रहा है, बड़ा आ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ से आ जो है अलग कर लेंगे, तो सबसे पहले नंबर में क्या हो जाएगा, बालम से हो जाएगा बालाघाट, बालाघाट। और दूसरे नंबर में जो यहाँ जब आ अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलीराजपुर, अल से हो जाएगा अलीराजपुर, अलीराजपुर। यकीन मानिए जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। तीसरे नंबर में हो जाएगा मंडला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंडला हो जाएगा। तो क्रम से लगाने के लिए आते हैं ना, तो वहां पर 3 पता हो तो उत्तर सही निकल करके आ जाता है। तो इतना ही ध्यान कर लीजिएगा, इसके आगे याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहला तो ये तो पूछता है, लेकिन शायद उसने पूछ लिया क्रम से लगाइए 3, तो फिर गलत हो जाएगा, तो ऐसे ही ध्यान रख पाएंगे। तो ये ट्रिक जो है उसके लिए भीमगदा जो है क्या है, सबसे कम के लिए। मध्य प्रदेश का कुल लिंगानुपात कितना है, आप क्या बताएंगे। मध्य प्रदेश का कुल लिंगानुपात पूछेगा तो क्या बताएंगे, 931 जो है हमें देखने को मिल जाता है। 931 जो है मध्य प्रदेश का कुल लिंगानुपात है। भारत का लिंगानुपात की अगर बात करेंगे तो 943 देखने को मिल जाएगा। कई बार कथन में प्रश्न आ जाता है कि भारत का लिंगानुपात मध्य प्रदेश से कम है या ज्यादा है। क्या बताएंगे कि भारत का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के लिंगानुपात से ज्यादा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो क्या जवाब देंगे, इंदौर जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। आगे बढ़ जाते हैं, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश को फ्रेंड्स अगर बात करेंगे तो 11 कृषि जलवायु प्रदेश में क्या किया गया है, बांटा गया है। देखिए जलवायु प्रदेश नहीं पूछ रहा है, गलती मत कीजिएगा। आपसे पूछे जलवायु प्रदेश, आपसे पूछे कृषि जलवायु प्रदेश, और तो ये अलग अलग है। तो 11 जो है कृषि जलवायु प्रदेश आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए देखिए मध्य प्रदेश में कुल कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, भारत में सॉरी पूछ रहा है, तो भारत में देखिएगा 15 कुल कृषि जलवायु प्रदेश हैं। ये ऐसा कौन बताता है, नीति आयोग द्वारा जो है रिपोर्ट दी गई थी उसके अनुसार पर ये बताया गया था। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। मध्य प्रदेश को इसी फसल के नाम पर सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में सोयाबीन का होता है, तो इसे क्या कह देते हैं, सोया स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, पूरे भारत में प्रथम स्थान है। सरबती गेहूं जो है के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो सीहोर जिला जो है सरबती गेहूं के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। जो आप कठिया गेहूं कहते हैं, आई थिंक वही है जो लाल कलर का होता है। हमारे यहाँ पर भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। सीहोर जो है फेमस है, इसे जीआई टैग भी दिया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि किस वर्ष भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगातार 3 बार एमपीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो भेल एक क्या है, कंपनी है जिसका नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। पूरी चीजें ध्यान रखना है, कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखना ये भोपाल में जो है ये कंपनी स्थित है। 2013 में से जो है महारत्न का दर्जा दिया गया था। 1964 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो क्या सही हो जाएगा, देखिए कंपनी जो होती है ना, सरकार की जो कंपनी होती हैं वो पहले क्या होती हैं, मतलब साधारण कंपनी होती हैं, फिर वो मिनी रत्न कंपनी होती हैं, फिर महारत्न कंपनी होती हैं। तो जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, वर्तमान में आई थिंक 14 महारत्न कंपनी है भारत सरकार की। तो ये ध्यान रखिएगा। भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चीजों का निर्माण किया जाता है। प्रश्न देखेंगे, भेल की स्थापना कब हुई थी, तो आपका जवाब क्या आएगा,
अभी हमने देखा हुआ 1964 में क्या की गई थी, स्थापना इसकी की थी। भेल की स्थापना किस देश की मदद से की गई थी, तो ब्रिटेन से। यही तो भाई फायदा है कि अपन जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ना, रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, देखिएगा भाई एक बार चेक कीजिएगा, 14 है मुझे लगता है। कितनी है, 14 है। अभी तक 13 थी। ग्रिड फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड जो है अभी नवीन बनी थी, तो 14 है। ठीक है, फिर भी एक बार जो मैं स्टार लगा रहा हूँ, आप बार चेक कर लीजिएगा। OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड हाल ही में बनी कौन सी महारत्न है, तो ध्यान रखिएगा जो है ये 13वीं नंबर की बनी थी, और 13वीं नंबर के बाद में जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड के बाद में 14वीं नंबर की बनी थी, जिसका नाम था पावर फाइनेंस ग्रिड कारपोरेशन। ये जो है बनी हुई थी PFGC ग्रिड कारपोरेशन, विद्युत से संबंधित थी ये। तो ध्यान रखिएगा 14वीं नंबर की बनी हुई थी। इसके बाद मिनी रत्न और नवरत्न का दर्जा कौन सा मंत्रालय देते हैं, देखिए सबसे पहले होती है नवरत्न, मिनी रत्न कंपनी होती है सबसे पहले, फिर उसके बाद इसे नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। जब नवरत्न से और ज़्यादा 25,000 करोड़ का शायद उसका जो है टर्नओवर हो जाता है, तब उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो ये दर्जा कौन सा मंत्रालय देता है, तो आप क्या बताएंगे कि जो भारी उद्योग मंत्रालय होता है, भारी उद्योग मंत्रालय होता है, उसके द्वारा जो है यह दर्जा दिया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, अमरकंटक में स्थित है। ध्यान रखिएगा, आई थिंक 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। एक कौन सा हो जाएगा, हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा। दूसरा कौन सा है, ये जनजातीय विश्वविद्यालय है। भारत का जो है एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछे कि विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से विश्वविद्यालय की, जो ये इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, 2008 में। अमरकंटक से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं, देखिए एक तो कौन सी निकलती है, सोन निकलती है। एक कौन सी निकलती है, नर्मदा निकलती है। इसके अलावा जोहिला को भी जो है यहीं से माना जाता है कि जोहिला भी निकलती है। नर्मदा, सोन, जोहिला 3 नदियां हो जाएंगी। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, ये भोपाल में जो है देखने को मिल जाता है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946 में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, और कहाँ पर स्थित है, सागर में स्थित है। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय पूरे भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो किसी एक व्यक्ति की भूमि में बना हुआ है। क्या, एक व्यक्ति के दिए गए भूमि अनुदान पर बना हुआ है। वो व्यक्ति का नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर। ठीक है, तो बहुत बड़ा नाम है भाई सागर में, ध्यान रखिएगा हरि सिंह गौर का। अभी भी उनकी जो है पूरे सागर शहर जो है उन्हीं की जमीन पर जो है बसा हुआ है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, ये संस्थान जो है 1957 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और यह जो है ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश के किस शहर को कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है, तो दिए गए ऑप्शन में अगर देखेंगे तो मलाज खंड जो है, क्या मलाज खंड जो है, मलाज खंड यह बालाघाट जिले में स्थित है। कहाँ पर, बालाघाट जिले में। तो इसे जो है मध्य प्रदेश में जो है तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं होता है, बहुत बड़ी खदान है, तो इसलिए इसे मध्य प्रदेश की कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है। अगली बात करते हैं, आपसे प्रश्न पूछे मलाज खंड किस जिले में स्थित है, तो आपका जवाब क्या होगा कि बालाघाट में जो है मलाज खंड की खान स्थित है। मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी भी किसे कहा जाता है, बालाघाट को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो है भरवेली खान है। बालाघाट की कौन सी खान है, भरवेली खान है, वह जो है मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। हीरा के उत्खनन कहाँ पर होता है, तो पन्ना जिले में होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो खान है उसका नाम है हिनौता और मझगवां खान, ध्यान रखिएगा। क्या, मझगवां जो है ये कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा छतरपुर में जो है एक हीरा की खान स्थित है, उसका नाम है अंगोरा खान, जो है छतरपुर में स्थित है, बक्सवाहा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश का एकमात्र टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो अगर टंगस्टन उत्पादन की बात करेंगे तो ये आगर गांव जो है हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, आगर गांव जो है ये हो जाएगा। और आगर गांव आगर मालवा में नहीं पड़ता है, कहाँ पड़ता है, होशंगाबाद में जो है ये गांव पड़ता है। एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान जो है कौन सी हो जाएगी, तो जो भरवेली की खान है, कौन सी खान है, जो भरवेली की खान है बालाघाट में, ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी खान हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। भाई अभी 15 प्रश्न हुए हैं। आईटी अधिनियम 2000 में कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणा पेश की गई है, तो देखिए
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बहुत महत्वपूर्ण है, 3-4 बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसमें अगर बात करेंगे कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की गई है, तो ध्यान रखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर मान्यता प्रदान की गई है। जैसे कोई केस हो जाता है, कांड हो जाता है, उसमें आप कोई वीडियो बना लेते हैं तो उसका जो है सबूत के रूप में मान्यता की जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है सही है। डिजिटल हस्ताक्षर ये भी माना गया है। प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, तो तीनों बातें आपकी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। आपसे पूछे आईटी एक्ट कब लागू हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 17 फिक्स डेट ध्यान रखना भाई, 17 अक्टूबर 2000 को जो है आईटी एक्ट लागू किया गया था। आईटी एक्ट में बड़ा संशोधन जो है कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा वर्ष 2008 में क्या किया गया था, इसमें संशोधन किया गया था। साइबर अपराध के लिए कौन सी धारा प्रसिद्ध है, तो भाई धारा जो है 66 है या 66A, 66, ठीक है। धारा 66A जो है ये साइबर अपराध के लिए जो आईटी एक्ट की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 जो है, यह जो है जो साइबर अपराध के लिए क्या करती है, बात करती है कि जैसे किसी को जो है फ़ोन से धमकी दी जाती है या फिर कोई गलत कृत्य किए जाते हैं तो जो है वो 66A संबंधित। ई कॉमर्स को किस कानून के तहत कानूनी मान्यता प्रदान की गई है, तो आईटी एक्ट जो है यानी कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत मान्यता प्रदान की गई है। भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो देखिए सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो शांति स्वरूप जो भटनागर साहब थे, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर यूजीसी के आई थिंक चेयरमैन भी रह चुके हैं भटनागर, ठीक है। तो ये क्या है, कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। अगली बात करते हैं, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं। देखिएगा अभी हम आगे चल करके यूनिट 9 में पढ़ेंगे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की जो होती हैं कई श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणियां होती हैं, बहुत सारी श्रेणियां होती हैं। उन श्रेणियों में अगर हम बात करेंगे तो जैसे B2B की बात करें, जब तो कोई दो बिजनेसमैन क्या करते हैं, व्यापार का लेन देन करते हैं तो क्या होता है, B2B होता है। जब कोई कंज्यूमर उपभोक्ता क्या करता है, किसी व्यापारी से खरीद बिक्री करता है। सिंपल से मैं बात करूं, अगर ऑनलाइन माध्यम से कोई किसान क्या करता है, एक व्यापारी को अपना अनाज बेचता है तो क्या हो जाएगा, C2B का उदाहरण हो जाएगा। C2C की बात करें तो मैं सिंपल सी बात करता हूं, आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, आप ऑनलाइन माध्यम से क्या करते हैं, OLX वेबसाइट का नाम सुना होगा, वहां पर डालते हैं कि मुझे मोबाइल बेचना है और कोई दूसरा आपके जैसा कस्टमर ही क्या कर लेता है, उसे खरीद लेता है, तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर वो हो जाता है। तो ये व्यापार की श्रेणियाँ। तो नीलामी पूछता है ये कैसा हो जाएगा। अब नीलामी आप जानते हैं कि नीलामी होती है जैसे आपने क्या लिया, लोन लिया हुआ है, क्या लिया है, किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, वो आपके घर की क्या करेगा, नीलामी करेगा। तो वो क्या है, आप क्या है, आप एक कंज्यूमर हैं, क्या है, आप एक कंज्यूमर हैं। और जब वो घर खरीदेगा कोई तो दूसरा कंज्यूमर ही खरीदेगा, क्योंकि बैंक तो क्या करता है, यहाँ आकर के नीलामी करता है, बाजार में उसकी कीमत लगाता है, जिसे खरीदना होता है खरीद लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, C2C जो है हो जाएगा, नीलामी जो है क्या हो जाएगा, C2C वाणिज्य का उदाहरण हो जाएगा। चलिए देखते हैं, C2C का उदाहरण दीजिएगा तो सिंपल सी बात है भाई, नीलामी जो है आपका C2C वाणिज्य का उदाहरण है। या इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं कि C2C का कोई दूसरा उदाहरण देना हो, अभी आप वेबसाइट में देख सकते हैं, OLX वेबसाइट देख सकते हैं। यहाँ लोग जो क्या करते हैं, दो कंज्यूमर आपस में बातें करते हैं, जैसे जो सामान बेचना होता है वो डालते रहते हैं। OLX की बात करें, eBay भी जो क्या है आपकी eBay वेबसाइट जो है, ये भी क्या है, C2C की है। अधिकांशतः भाई C2C और C2B दोनों रहते हैं। B2C का एक उदाहरण दीजिएगा तो आपने जो है फ्लिपकार्ट से खूब सामान मंगाया होगा, तो ये क्या होता है, B2B का है, B2C का है। फ्लिपकार्ट भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। अब इसमें क्या है, आपने क्या किया, सामान मंगाया, सामान मंगाया तो किसी न किसी दुकानदार तो क्या करेगा ना, उस सामान की पैकिंग करेगा और आपको देगा ना। तो सामान कहाँ से आएगा, तो बिजनेस वाले से सामान, और आप क्या है, कंज्यूमर है, खरीदने वाले हैं, उपभोक्ता है, तो B2C का उदाहरण हो जाएगा। भारत का पहला ई कॉमर्स पोर्टल जो है कौन सा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला जो ई कॉमर्स है, वेबसाइट कहें या पोर्टल कहें, उसका नाम है फैबमार्ट। क्या नाम है, फैबमार्ट। ई कॉमर्स का जनक किसे कहा जाता है, तो ये प्रश्न जो है MPPSC में पूछा जा चुका है। ई कॉमर्स का देखिएगा, जब हम पिता की बात करते हैं, ये जो फैबमार्ट कंपनी है 1991 की है, जब अपन जन्म तक नहीं हुआ था, ठीक है। तो ई कॉमर्स के पिता की हम बात करते हैं, तो ई कॉमर्स के पिता देखिए विश्व स्तर पर देखेंगे तो माइकल एल्ड्रिच का नाम आता है। किसका नाम आता है, माइकल एल्ड्रिच का नाम आता है, माइकल एल्ड्रिच का नाम आता है। भारत में अगर बात करें तो के वेस्तेश्वरन का नाम आता है। मध्य प्रदेश का अपना ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है, मध्य प्रदेश का जो है अपना ऑनलाइन पोर्टल है उसका नाम है MP लून। देखिएगा भाई,
ये प्रश्न आ चुका है, एमपी लून। तो ये मध्य प्रदेश का अपना ऑनलाइन एक क्या है, पोर्टल है, उसमें ये पूछा था, मतलब प्रश्न में ये दिया हुआ था, ये ऑप्शन में एक दिया हुआ था। देखिएगा 2021 या 24 का प्रश्न है, उसमें देखिएगा कि कौन सी जो है मध्य प्रदेश की एक नीलामी वेबसाइट है। तो ये नीलामी वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो लून जो है देखिएगा मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल का नाम है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच जो है पैकेट स्थानांतरण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अब ये प्रश्न देखिएगा, अपन ने कल जो है नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ी हुई थी, अगर उसे आपने ध्यान से देखा हुआ है, दो कंप्यूटर के बीच में, जैसे दो कंप्यूटर हैं, अब इनके बीच में क्या है, ये जो है जुड़ गया, तो ये क्या बन गई, टोपोलॉजी बन गई। क्या हो गई, ये टोपोलॉजी बन गई। अगर सीधी रेखा में जुड़ी हुई है तो टोपोलॉजी से प्रश्न नहीं है, ये नेटवर्किंग डिवाइस से प्रश्न है। तो कौन सी डिवाइस है जब दो लोगों को क्या करती है, कनेक्ट करती है। देखिए अगर स्विच की बात करें, स्विच या हब की बात करें, तो बहुत सारे लोगों को क्या करती थी, कनेक्ट करती थी। ब्राउटर, ऐसा कोई डिवाइस पढ़ा ही नहीं हुआ था। गेटवे तो देखिएगा ये सुरक्षा करने के संदर्भ में जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, राउटर जो है सही जवाब हो जाएगा। राउटर के जो है दो काम थी। एक काम क्या करता था, मतलब जोड़ता था, क्या करता था, जोड़ता था अलग अलग प्रकार के, किसको, अलग अलग प्रकार के जो मतलब कंप्यूटर हैं, अलग अलग नेटवर्क के, उनको जोड़ता था। दूसरा काम था इसका रूट प्रदान करने का कार्य होता था। रूट मतलब दिखा डाटा, पैकेट जो है, डाटा किसके रूप में जाता है, पैकेट के रूप में जाता है। तो उस डाटा को कैसा जाना है, तो वो जो है उसे दिशा दिखाना भी इसके दो काम थे राउटर के, ठीक है। तो अभी देखिएगा, हम चाहें तो जो है, जस्ट मिनट रुकिए, मैं राउटर जो है देखने का प्रयास करता हूँ, आपको जो भाई समझ में भी आना चाहिए चीज़ें क्या होती हैं। तो क्या है ये राउटर, ये सिग्नल बहुत कमज़ोर है अपना, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये डिवाइस जो है ये राउटर है, ठीक है। ये क्या है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है राउटर, इधर जो देख पा रहे हैं, वायरलेस मॉडेम, वाईफाई, इंटरनेट, ये स्विच है, ठीक है। ये देख पा रहे हैं, ये स्विच है। ये देखिएगा इधर दो ये चीज़ें दिख रही हैं, ये वाली देखिएगा, स्विच और राउटर, इसमें भी डिफरेंस आप देख सकते हैं। ये चलिएगा हम अपन यहाँ से उठा लेते हैं, वहीं लगा लेते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ में आपके लगा दिया है, आपने जो है से देख लेंगे बाद में कि दोनों में क्या डिफरेंट होता है। ये मैंने यहाँ पर जो है क्या कर दिया है, लगा दिया है। चलिए, तो राउटर जो है ये हो जाएगा, ये राउटर। चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, ये राउटर जो है लगा दिया है। तो ये राउटर क्या होता है, वो एक डिवाइस है जो वहाँ पर उत्तर हो जाएगा। देखिए राउटर किस लेयर पर काम करता है, आपसे पूछे। देखिए ओएसआई मॉडल की क्या होती हैं, 7 लेयर होती हैं फ्रेंड्स। क्या होती हैं, ओएसआई मॉडल जो होता है, ओएसआई मॉडल होता है, ये इंटरनेट में जो है कौन कौन से उपकरण किस परत पर जोड़े जाते हैं उसके संदर्भ में, इसमें कुल कितनी होती हैं, 7 लेयर होती हैं ओएसआई मॉडल में। तो ओएसआई मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं, यही पूछ रहा है। तो 7 लेयर होती हैं। और राउटर किस लेयर पर काम करता है, तो यह जो है तीसरी लेयर पर जो है लगाया जाता है। राउटर कौन सी लेयर पर लगाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, तीसरी लेयर पर जो है लगाया जाता है। हब और स्विच में कौन सा आधुनिक बुद्धिमान है, तो देखिएगा हब जो है पुराने जमाने का होता था, और स्विच क्या है वर्तमान में जो है ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जिस टारगेटेड व्यक्ति तक हमें डाटा फ्लो करना है वो स्विच के माध्यम से कर सकते हैं, जबकि हब में क्या होता है, सभी के साथ में डाटा चला जाता है। आपने काले बात की थी। आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है, क्या बताएंगे भाई। आईपी एड्रेस का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि नियमों का समूह जो होता है उसे प्रोटोकॉल बोल देते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ये क्या होता है, आईपी एड्रेस का पूरा नाम होता है। वायरलेस नेटवर्क के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है। देखिए वायरलेस नेटवर्क में बहुत सारी चीज़ें प्रयोग की जाती है, जैसे कि आपका एक वाईफाई का प्रयोग किया होगा। इसके अलावा जो है एक क्या होता है, ब्लूटूथ होता है,
ब्लूटूथ होता है, इसके अलावा वाई मैक्स होता है, लाई फाई होता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी है। अगली बात करते हैं, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि इंटरनेट पर एक डेटाबेस जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है फ्रेंड्स डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। तो कई बार डीएनएस का पूरा नाम पूछ लेता है, तो डोमेन नेम सिस्टम होता है, तो जहां पर सभी चीज़ें ये होती हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न देखते हैं डीएनएस का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे, इसका जो मुख्य कार्य होता है जो है, जो ये डोमेन नेम है, तो अपन ने अभी क्या देखा था कि ये जो है सभी के डाटा को संग्रह करता है, और उस जो डोमेन नेम सिस्टम है, जैसे मान लीजिएगा आपने अपना आईडी बनाते समय क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं उसमें कि मेरा जन्म तिथि ये है, तो उसके माध्यम से क्या कर देता है, उसे जानकारी को क्या कर देता है, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना उस जानकारी को, इसका मुख्य कार्य है। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, इसका जो है पूरा नाम होता है। यूआरएल का पूरा नाम होता है। एचटीटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो एचटीटीपी का पूरे नाम की अगर बात करेंगे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। विश्व का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा मोज़ेक जो है, ये विश्व का पहला वेब ब्राउज़र है मोज़ेक। गूगल की स्थापना किसने की हुई थी, क्या गूगल की स्थापना किसने की हुई थी, तो लैरी पेज द्वारा क्या की गई थी, और लैरी पेज जो है इसके क्या है, गूगल के संस्थापक है। आगे बढ़ जाते हैं, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, उसे क्या कहते हैं। देखिएगा, जहां उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करें जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, तो देखिएगा लैंग्वेज, देखिएगा ये B2B2 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ उपभोक्ता की बात हो रही है, यहाँ बिजनेस टू बिजनेस है। और ये C2C भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो क्या है उपभोक्ता है, और एक जो है व्यवसाय है, यानी कि बिजनेसमैन है, दो लोग हैं। तो C2B या B2B जो है होने वाला है। तो देखिएगा उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, C2B हो जाएगा। एक प्लेटफॉर्म होता है, और वहाँ पर जो है OLX वेबसाइट से प्रश्न उठाया गया है, OLX वेबसाइट से। जैसे आप क्या करते हैं, मैं फिर से मोबाइल का उदाहरण लेता हूँ कि अपना मोबाइल आप जो है बेचना चाहते हैं, क्या अपना जो है एक मोबाइल जो है आप बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, उसकी एक पोस्ट बनाते हैं, OLX वेबसाइट में अपलोड करते हैं कि मोबाइल का नेम ये है, इतना वर्जन है, इतनी रैम है, इतना रोम है, इतना पुराना है, इतने साल का हो गया, इतने का जो है वर्तमान में कितना बेचना है, 2000 रुपये का बेचना है। अब जिसे भी खरीदना होगा तो खरीद लेगा, या कंपनी भी खरीद लेगी, तो वो कौन सी है, C2B हो जाएगा, जहाँ उपभोक्ता अपनी कीमत तय करता है। अब देखिएगा अगला है C2B का पूरा नाम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा C2B का जो पूरा नाम है कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस जो है इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। इसका उदाहरण क्या है, फ्रीलांसर। ठीक है भाई, C2B का कोई पूछे उदाहरण क्या है, फ्रीलांसर, और फ्रीलांसर के रूप में काम किया हो आपने, मैंने किया है। ठीक है, तो अगर फ्रीलांसर के रूप में जैसे ये अपन क्या करते हैं, कुछ भी ऑनलाइन जो काम करना होता है वो फ्रीलांसर काम होता है। जैसे कि मैंने क्या किया था, वहाँ पर कंटेंट राइटिंग का काम किया होता फ्रीलांसर में। ठीक है, कि मैं जो है विभिन्न प्रकार की जितनी भी कोचिंग्स हैं उनके लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं उनके लिए मैं क्या करता था, क्वेश्चन बनाता था, और मेरे जो है फ्रीलांसर में वेबसाइट थी, वहाँ क्या करता था, अपलोड करता था। और अपलोड करने के बाद जो उसमें जो क्या कर देता था, मैं अपनी कीमत डिसाइड कर देता था कि मेरी जो है इतने सेट हैं, और एक सेट की कीमतें इतनी हैं, और जो भी कोचिंग चाहिए क्या कर सकती है, खरीद कर सकती है। तो मैंने क्या किया, अपने हिसाब से कीमत तय की। बाकी जो भी बहुत जो जिसको भी कोचिंग की ज़रूरत है, मतलब जिन कोचिंग वालों को क्वेश्चन की ज़रूरत होती है, वो क्वेश्चन क्या करते हैं, वहाँ से परचेस करते हैं, उनका पैसा देते हैं, वो पैसा हमारे अकाउंट में आता है। तो ये सिस्टम क्या है, फ्रीलांसर जो है क्या है, इसका उदाहरण C2B का एक उदाहरण है। आगे बढ़, अरे भैया रुक जाओ। भारत में ई कॉमर्स का नेतृत्व, ई गवर्नेंस का उदाहरण दीजिएगा। भाई ई गवर्नेंस का उदाहरण क्या देना है, ई गवर्नेंस का भी उदाहरण देना है क्या। आप जो है MPPSC का फॉर्म भरते हैं तो ये क्या है, ई गवर्नेंस ही है। उमंग ऐप में बात कर लेता हूँ, उमंग ऐप जितनी भी योजनाएं हैं यहाँ पर मिल जाती हैं। भारत में ई कॉमर्स का नेतृत्व किसने किया था, तो के वैस्थेश्वरन का नाम आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। के के वैस्थेश्वरन का जो है नाम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वैस्थेश्वरन। ठीक है,
डिजिटल भुगतान हेतु कौन सा ऐप है? तो आप क्या करेंगे? भीम ऐप। भीम ऐप। भीम ऐप। भीम का पूरा नाम याद रखनी है, भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है इसका पूरा नाम है। चलिए देखिएगा, आपसे जो है प्रश्न पूछा गया जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण स्थित है? देखिए बैगा विकास अभिकरण की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? क्या पूछ रहा है भाई? नहीं है, ठीक है, गलती हो जाती है। बैगा विकास अभिकरण देखिए मंडला में भी है, शहडोल में भी, बालाघाट में, लेकिन रायसेन में जो है बैगा विकास के लिए अभिकरण नहीं बनाया गया है, ध्यान रखिए। अब देखिएगा यहाँ रायसेन में नहीं है। बैगा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? तो देखिएगा ये बहुत सारे क्षेत्रों में हो सकता है, लेकिन अगर देखिए एक तो है डिंडोरी जिला, आपको ध्यान रखना है, डिंडोरी ध्यान रख सकते हैं, मंडला ध्यान रख सकते हैं, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, बालाघाट, ये क्या हो जाएगा? इनका निवास स्थान हो जाएगा। बैगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बेवार जो है बैगा की कृषि कहा जाता है। गोंड की जो पोंडू होती है, भील की चिमाता होती है। मध्य प्रदेश की 3 अति पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं? तो एक ध्यान रखेंगे बैगा है, एक कौन सी है? भारिया है, भारिया है, एक कौन सी है? सहारिया। ये मध्य प्रदेश की 3 सबसे क्या है? सहारिया। सहारिया जो है मध्य प्रदेश की 3 सबसे जो है पिछड़ी जनजातियां हैं, यही जो है पीबीटीज में भी शामिल की गई हैं, पीबीटीज में भी शामिल हैं। बैगाज जनजाति पर द बैगाज पुस्तक किसकी है? तो ये एल्विन की है, बेरियर एल्विन की ही जो क्या है ये पुस्तक है। बैगा जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो आप ध्यान रखेंगे जो परधौनी लोक नृत्य किसका है? बैगा जनजाति का है। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा भाई स्पीड बनाना पड़ेगा वरना मजा नहीं आएगा। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मंदाता है? तो आप क्या बताएंगे कि ओंकारेश्वर का जो है प्राचीन नाम है वो क्या है? मंदाता है। प्रश्न देख लेते हैं, पूछ रहे ओंकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका जवाब होगा नर्मदा नदी के तट पर। मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा आपका क्या? ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा? महाकालेश्वर हो जाएगा। पूरे भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो आप क्या बताएंगे कि 12 हैं, मध्य प्रदेश में 2 है। महेश्वर का प्राचीन नाम जो है क्या देखने को मिलता है? तो आप क्या बताएंगे? महेशमती जो है महेश्वर का प्राचीन नाम देखने को मिलेगा। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे महेश्वर जो है इनकी राजधानी थी। नर्मदा और कावेरी नदी का संगम जो है कहाँ पर होता है? देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, गलती मत कर देना कभी, क्योंकि कई लोग जब कावेरी या प्रश्न आता है तो आपसे पूछेगा तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? तो कावेरी ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में एक बहने वाली क्या है? नदी है, ध्यान रखिएगा। तो कावेरी का संगम ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? होशंगाबाद जिले में देखने को मिल जाता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? होशंगाबाद जिले में देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में जिसमें पूछा जा रहा है तुर्रा कलगी, कलगी या कलंगी बोलिए, तुर्गा कलगी तुर्रा जो है लोकनाट्य किस क्षेत्र का है? तो ध्यान रखिएगा यह निमाड़ क्षेत्र का है। तुर्रा जो है ये 2 क्या होते हैं? अखाड़ा होते हैं। एक अखाड़ा जो है भगवान शंकर का प्रतिनिधित्व करता है, कलगी जो है माता पार्वती का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों के बीच में जो है जवाबी भजन होते हैं, इसे कलगी तुर्रा लोकनाट्य कहा जाता है। देखिएगा काठी मेला कहाँ का है? काठी जो है ये एक प्रकार का लोक नृत्य है, और यह जो है निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। कौन से क्षेत्र में? निमाड़ क्षेत्र में जो है प्रचलित है। निमाड़ क्षेत्र, निमाड़ जानते हो ना, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर वाला क्षेत्र जो है उसे निमाड़ कहा जाता है मध्य प्रदेश का। अगर नहीं पता भाई तो फिर कैसे काम चलेगा? ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र से क्या कहते हैं? निमाड़ कहते हैं, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। माच कहाँ का राजकीय लोकनाट्य है? तो ध्यान रखिएगा जो माच है वो कहाँ का है? मालवा का है। पंडवानी गायन जो है किससे संबंधित है? देखिए पंडवानी गायन की बात करें, पंडवानी गायन किससे संबंधित है? तीजन बाई जो है इसकी एक बहुत बड़ी कलाकार है, इनसे प्रश्न पूछा जाता है तीजन बाई को लेकर के। तो तीजन बाई जो है इस गायन से संबंधित है। बघेल खंड का प्रमुख है लोकनाट्य क्या है? तो आप क्या बताएंगे? छाहुर जो है, छाहुर, छाहुर क्या है? बघेल खंड का जो है प्रमुख है लोकनाट्य है। छाहुर आती है दिवाली के टाइम पर जो है क्या बोलते हैं भाई, उसको लेकर के आया जाता है, वो एक लाठी में बांध करके लाते हैं, उसी को बोलते हैं छाहुर। बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? तो बुंदेलखंड की अगर प्रसिद्ध लोकनाट्य की बात करेंगे, लोक गायन पूछ रहा है भाई, आल्हा गायन जो है आप यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, आल्हा गायन जो है कह सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर बहुत से गायन है, भोला बाम्बुलिया गायन भी है, फाग गायन भी है। चलिए आगे बात करते हैं कि कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो आपके बताएंगे जो 10 पुर अभिलेख है, इसमें पहली बार जो है कुछ प्रचार करने के लिए बातें लिखी गई थी, इसलिए इसे विज्ञापन अभिलेख कहते हैं। कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। प्रश्न देख लीजिएगा, 10 पुर का वर्तमान नाम क्या है? तो मंदसौर जो है, या मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है? 10 पुर है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख जो है आप ध्यान रखेंगे एरन अभिलेख।
भानुगुप्त का संबंध किस अभिलेख से है? एरन अभिलेख से है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आप ध्यान रखेंगे वत्स भट्टी द्वारा जो है क्या की गई थी? मंदसौर प्रशस्ति की रचना की गई थी। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यह भी आपको मंदसौर में देखने को मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या थी? ध्यान रखिएगा अखिल भारतीय स्तर का जो है ये संघ था, परंतु इसमें जो है तीनों चीजें शामिल होनी थी। ब्रिटिश भारत, देशी रियासतें और जो है भारत संघ में ये मिलकर के बनना था। तो बाद में जो है ये देशी रियासतें शामिल नहीं हुई थी, फिर नहीं बन पाया था। प्रश्न देख लेते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की मुख्य विशेषता है? तो 1935 के अधिनियम की विशेषता है। केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? 1935 के अधिनियम से। ध्यान रखना प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम में था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसे कहा जाता है? जो 1919 का भारत शासन अधिनियम उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिम के लिए कब आया हुआ था? ये 1909 के अधिनियम में आया हुआ था। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1937 में की गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत जो है ये स्थापना की गई थी। ठीक है, जस्ट मिनट, हाँ ठीक है। और इसी के जो है अंतिम न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? मेरे भाई ध्यान रखना, ये रखा हुआ था क्या? तीसरी बैठक में जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा हुआ था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और अगर हम बात करें, चलिए तीसरी बैठक फिलहाल में भी ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब कई लोग कहते हैं, देखिएगा 9 दिसंबर को क्या हुई थी? 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्या हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम बैठक होती है। इसके बाद जो है लगातार क्या होती थी? हर दिन जो है बैठक होती थी। क्या होती थी? हर दिन जो है संविधान सभा की बैठक आयोजित की जाती थी। तो भाई जो है इन्होंने जो ये किया हुआ था 11 दिसंबर के दिन जो है क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो है इन्होंने रखा हुआ था 11 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को क्या हो जाएगी? दूसरी बैठक हो जाएगी, और जो तीसरी हो जाएगी क्या हो जाएगी? 11 दिसंबर को हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरी बैठक, अगले प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आप क्या बताएंगे कि 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप क्या बताएंगे कि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो क्या थे? सच्चिदानंद सत्येंद्र प्रसाद थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है क्या हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो आप क्या ध्यान रखेंगे? जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगली बात कर लेते हैं कि भाई मुझे लगता है प्रश्न रिपीट है। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण के लिए C2B हो जाएगा। ऑक्शन और डायनामिक प्राइसिंग मार्केटिंग आर्थिक जब, तो ठीक है, ये तो रिपीट है। C2C का पूरा नाम क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। प्रमुख उदाहरण क्या हो जाएंगे इसके? ईबे और OLX हो जाएंगे। ई कॉमर्स के जनक जो है माइकल एल्ड्रिच हो जाएंगे। भारत का पहला ई कॉमर्स पोर्टल जो है फैब मार्ट हो जाएगा, 1999 में कर चुके हैं ना। फ्लिपकार्ट की स्थापना किसने की हुई थी? देखिएगा बिनी बंसल, और ये बंसल बंधु जो है ध्यान रखिएगा बहुत आगे हैं डिजिटल क्षेत्र में। डिजिटल इकोनॉमी बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। अभी भोपाल में गए हुए थे बहुत सारा उन्होंने। जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, ये बंसल बंधुओं को उसमें नाम लिखा हुआ था। तो बिनी बंसल और इनकी कंपनी है फ्लिपकार्ट, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं कि जो रिपीटेड है क्या कर सकते? 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा पैकेट स्थानांतरित करने के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? राउटर हो जाएगा। राउटर जो है किस लेयर पर काम करता है? तो नेटवर्क की तीसरी लेयर पर लगाया जाता है। मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? अपन ने क्या पढ़ा हुआ था? मॉडेम को कल पढ़ा था। मॉडेम और मॉडेम में 2 चीज़ें होती हैं, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर होती हैं। दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है? ARPANET है। कब बनाया गया था? 1969 में बनाया गया था। किसके द्वारा? डार्पा नाम की जो है, डार्पा नाम की एक कंपनी है अमेरिका की, जो है क्या है ये रक्षा एजेंसी है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी पूरा नाम है। 1970 बनाया हुआ। तो वाईफाई के जनक किसे कहा जाता है? तो विक हाइस को जो क्या कहा जाता है? वाईफाई के। देखिए जब हम क्लास करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिवीजन करवाना है। बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, कवर हो जाएंगी।
तो वाईफाई के जनक किसे कहा जाता है? विक हायस को। और इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं? तो विंट सर्फ को जो है इंटरनेट का जनक कहा जाता है। आईपी एड्रेस के कुल कितने वर्जन हैं? तो वर्तमान में 2 वर्जन हैं। एमपीपीएससी का ये प्रश्न है कि IPv4 जो है कितने बिट का होता है? तो ये जो है आपका 32 बिट का होता है IPv4, और IPv6 जो होता है 128 बिट का होता है। दोनों ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मंधाता है? तो ये ओंकारेश्वर का प्राचीन नाम मंधाता है। ओंकारेश्वर किस जिले में स्थित? देखिएगा प्रश्न तो हैं भाई, लेकिन ये फैक्ट जो है अलग अलग लिखे हुए हैं, तो आप जो है देख लेते हैं, पढ़ते जाते हैं और का। ओंकारेश्वर किस जिले में स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? खंडवा जिले में स्थित है। यह किस नदी के किनारे है? तो आप क्या बताएंगे? नर्मदा नदी के किनारे है। और यहाँ कौन सा द्वीप है? तो देखिएगा ये शिवपुरी या मंधाता द्वीप कहाँ पर स्थित है? ओंकारेश्वर में स्थित है। तो कभी गलती ना करिएगा जो ऐसा प्रश्न आ जाए कि शिवपुरी द्वीप कहाँ पर स्थित है और आप लगा देंगे शिवपुरी जिला में। तो मंधाता ये ओंकारेश्वर में स्थित है। स्टैचू ऑफ वननेस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वननेस जो है ये किसकी प्रतिमा है यहाँ पर? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा बनाई गई है ओंकारेश्वर में, स्टैचू ऑफ वननेस, क्योंकि अद्वैत लोक यहीं पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग कौन सा है? तो एक जो हो जाएगा ओंकारेश्वर, एक कौन सा हो जाएगा? महाकालेश्वर। तो एक तो क्या है? ओंकारेश्वर, दूसरा ये हो जाएगा तुर्रा कलगी। तो ये कहाँ हो जाएगा? निमाड़ क्षेत्र का हो जाएगा। तुर्रा किसका जो है प्रतीक होता है? तो ये भगवान शंकर का जो प्रतीक है तुर्रा। कलंगी किसका है? शक्ति यानी कि माता पार्वती का है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? माच जो है मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। देखिएगा निमाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो गणगौर और काठी क्या है? निमाड़ के लोक नृत्य हैं। बघेलखंड का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? मनसुक्खा है। छाहुर भी क्या है? बघेलखंड का ही जो क्या है ये लोक नाट्य है। अगली बात करते हैं, कौन सा अभिलेख विश्व का विज्ञापन अभिलेख है? तो ये भी अपन जो है पढ़ चुके। दसपुर अभिलेख हो जाएगा। भाई इतनी चीजें कर देते हैं तो रिपीट तो होंगे ही, क्यों? नई नए नए फैक्ट थोड़ी ना बनते रहेंगे हमेशा, तो रिपीट होती रहेंगी चीजें, तो अपन क्या है करते रहेंगे। दसपुर का वर्तमान नाम क्या है? दसपुर का वर्तमान नाम मंदसौर है। यह अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा जो दसपुर अभिलेख है ये कुमार गुप्त से संबंधित है। ध्यान रखिएगा गुप्त शासक जो थे कुमार गुप्त, और गुप्त का जो है गवर्नर हुआ करता था जो मालवा में क्षेत्र में शासन करता था, उसके द्वारा बनवाया गया था। तो कुमार गुप्त से जो है ये संबंधित है। सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से? एरण अभिलेख से मिलता है। एरण अभिलेख कब का है? तो आप क्या बताएंगे? 510 ईस्वी का है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्सवट्टी हो जाएंगे। और अभी एक प्रश्न पूछा गया था 2024 में कि सौंधनी अभिलेख के रचनाकार कौन है? ये भी मंदसौर में है, और इसकी रचना जो है वासुला कवि ने की हुई थी। किसने? वासुला कवि या वासुल कवि द्वारा की गई थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ बनाया गया था। फैक्ट देखिएगा केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम ये 1935 हो जाएगा। प्रांतीय स्वायत्तता 1935 हो जाएगा। संघीय न्यायालय 1937 हो जाएगा। 1935 के एक्ट द्वारा कौन सा देश भारत से अलग हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा, ये अलग सा फैक्ट है। तो वर्मा देश जो है क्या किया गया था? अलग किया गया था। RBI की स्थापना किस एक्ट से? 1935 के एक्ट से। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की तीसरी बैठक में रखा हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था? तो देखिएगा भाई मैंने क्या बताया, 11 दिसंबर डेट बताई हुई थी शायद आपको, तो 13 दिसंबर है। ठीक है, क्या करिएगा वहाँ थोड़ा सा सुधार कीजिएगा। 13 दिसंबर के दिन जो है तीसरी बैठक हुई थी। कौन सी बैठक है? अब इसे थोड़ा सा देखिए कंफ्यूजन करने वाला गैप है। 9 दिसंबर को क्या हुई? पहली बैठक हुई। तो उस हिसाब से देखा जाए बैठक तो डेली होती थी, तो दूसरी बैठक कब होना चाहिए था? 10 को। 10 हो गया, फिर 10 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद क्या हो गया? 12 हो गया, 12 के बाद 13 हो गया। अब बताइएगा 30 पहली बैठक कब होती है? प्रथम बैठक जो है 9 को होती है। अब दूसरी बैठक पता नहीं कब हुई थी। तीसरी बैठक यहाँ होती है। क्या होती है? तीसरी बैठक। तो भाई हो सकता है कि बीच में संडे अंडे वगैरह पड़ गया हो या छुट्टी उट्टी वगैरह कर दी हो, तो इस हिसाब से जो है हो सकता है। तो डेट जो है इंपॉर्टेंट है। दिमाग लगाएगा जो कोई तो कहेगा कि क्योंकि लगातार संविधान सभा की बैठक होती थी, प्रथम बैठक 9 को, दूसरी 10 को, तीसरी जो है 11 को, बीच में छुट्टी निश्चित रूप से रही होगी, ये कोई जो है अवकाश रखा गया होगा। तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को जो है हुई थी, और इसी में जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था जो संविधान का मूल ढांचा था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर के दिन संविधान सभा की दूसरी बैठक को चुने गए थे। दूसरी बैठक हुई थी इस दिन। दूसरी बैठक में जो है अध्यक्ष चुने गए। देखिएगा एक 10 दिसंबर को तो गैप हो गया, तो दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर को हुई थी, और ये जो है इधर में जो है अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये प्रश्न हो सकता है भाई, एमपीपीएससी ने ये प्रश्न तो पूछ लिया है कौन सा कि किस बैठक में जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा था।
तो ये प्रश्न भी तो हो सकता है ना कि किस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दूसरी बैठक थी, ठीक है। और दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। संविधान सभा के ध्यान रखिए सदस्य नहीं थे बी.एन. राव। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो आप क्या बताएंगे? जो अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता को समाप्त करता है। 14 जो है क्या बात करता है? विधि के समक्ष जो है समता की बात करता है। किसकी बात करता है? विधि के समक्ष समता की बात करता है। अनुच्छेद 15 जो है शिक्षा संस्थानों में जो है आरक्षण की बात करता है। देखिए बहुत से आर्टिकल हैं इसमें, 15 में 4 भाग हैं, तो क्या है 4 भाग हैं, सब में जो है अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। मतलब कुल मिलाकर के शिक्षा जो आरक्षण होता है किससे संबंधित है? आर्टिकल 15 के अंदर है। शिक्षा के क्षेत्र में जो आरक्षण है, जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, किसी की फीस ज़्यादा लगती है, कब मिलती है, ये ऐसा। 1917 जो है और ये 19 जो है स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें 6 प्रकार की क्या दी हुई हैं? आर्टिकल 19 में स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, आर्टिकल 19 में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विधि के समक्ष समता का प्रावधान कहाँ पर है? अनुच्छेद 14 में है। उपाधियों का अंत किसमें किया गया है? अनुच्छेद 18 में किया गया है। और अस्पृश्यता का अंत जो है 17 में हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई है? तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 19 में जो है बोलने की स्वतंत्रता यानी कि बात करने की जो है आज़ादी दी गई है। बोलने की ही नहीं, यहाँ पर जो है लगभग 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है कब बना दिया गया था? तो देखिएगा एक ये कानून बनाया गया था 1955 में, जिसके तहत अगर आप जो है छुआछूत की भावना सार्वजनिक स्थानों पर करते हैं तो जो क्या हो उस कानून के तहत अपराध है। ये कानून कब आया हुआ था? 1955 में। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? 1976 में जो है यह अधिकार प्रभावित हुआ था। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में 600 मेगावाट क्षमता का जो है सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट लगाया गया है? तो देखिएगा मध्य प्रदेश का जो एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, बांध है, सॉरी, एक नदी है और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। नर्मदा नदी में एक बहुत बड़ा जो है क्या बना हुआ है? बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम है क्या? ओंकारेश्वर बांध नाम है। क्या नाम है? ओंकारेश्वर बांध जो नाम है। सरकार ने अपना मोटा सा दिमाग लगाया और उस दिमाग को क्या किया कि भाई फालतू में बांध बना हुआ है, इसके अंदर जो है पानी भरा हुआ है, इस पानी में तो जो है हम रोड सब कुछ उपयोग नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर क्या कर दिया? सोलर पैनल यानी कि एक जो है सौर ऊर्जा का सिस्टम बना दिया। इसके ऊपर जो है क्या बहुत बड़ी जो है सोलर पैनल प्लेट लगा दी, ठीक है। तो यहाँ से जो कितनी क्षमता 600 मेगावाट क्या बन जाती है? विद्युत बन जाती है। पानी के ऊपर जो है प्लेटें लगी हुई हैं। तो ये विश्व का आई थिंक सबसे बड़ा जो है फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट है। ये कहाँ पर जो है? ये ओंकारेश्वर में बनाया गया है। ये भी पूछा गया प्रश्न है। यह किस नदी पर बना हुआ है? तो ध्यान रखिएगा ये जो मतलब सौर ऊर्जा का ये प्रोग्राम है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो क्या बताएंगे? ये रीवा में स्थित है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट, जो कि 750 मेगावाट का है। ध्यान रखिएगा। सोलर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? चेतन सोलंकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये खंडवा साइड के व्यक्ति, खंडवा खरगोन के हैं। चेतन सोलंकी ने क्या कहा जाता है? सोलर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो केरल राज्य में स्थित जो कोच्चि हवाई अड्डा है, ये क्या है? पहला हवाई अड्डा है। मध्य प्रदेश का पहला सौर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो राजगढ़ में जो है मध्य प्रदेश का पहला सौर पार्क स्थापित किया गया है। फिर पूछे मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव का संबंध किससे है? तो चिंकी यादव की बात करेंगे भाई, निशानेबाजी है, निशानेबाज है चिंकी यादव, ठीक है, निशानेबाज से संबंधित है। चिंकी यादव का गृह जिला कौन सा है? तो बताएंगे आप, ये भोपाल जिला की हैं चिंकी यादव और निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से संबंधित है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर मोस्ट इंपॉर्टेंट खरगोन जिला के हैं ये। और भाई देखिएगा शूटर हैं ये भी, मतलब निशानेबाज हैं। इन्होंने जो है ओलंपिक में भाग ले चुके हैं, परंतु जो है ये पदक नहीं जीत पाए थे, परंतु फिर भी इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार विक्रम पुरस्कार भी जो है इन्हें दिया जा चुका है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी कहाँ पर स्थित है? शूटिंग अकादमी जो है ये भोपाल में स्थित है। याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। मुस्कान किरार का संबंध 2000, ठीक है, तीरंदाजी से संबंधित है। और तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर है? ये जबलपुर में ही स्थित है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है 2020-21 के पेपर में आया हुआ था मुस्कान किरार को लेकर के। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखंभ है। और कब से ये राजकीय खेल घोषित किया गया था? 2013 से। मलखंभ की एकेडमी कहाँ है? आप क्या बताएंगे? उज्जैन में है। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा ये हॉकी से संबंधित है।
और 2020 में जो क्या हुआ था, 2020 में जो है पेरिस ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक ने जो है कांस्य पदक जीता हुआ था। किसने? हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। उस टीम के ये क्या थे? मेंबर थे। कौन है? विवेक सागर। इन्हें जो है मध्य प्रदेश सरकार में डीएसपी का पद दिया गया है सम्मानित करने के लिए, ठीक है, सम्मानित करने के लिए दिया गया है। और 1 करोड़ रुपए की जो है पुरस्कार राशि दी गई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी प्रतियोगिता अगर जीतते हो तो 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। विवेक सागर किस जिले से हैं? तो यह जो है होशंगाबाद के हैं। और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक मिला हुआ था? तो कांस्य पदक जो है टीम के साथ में मिला हुआ था। मध्य प्रदेश की महिला हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? हॉकी अकादमी जो है ये ग्वालियर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और ध्यानचंद की ही क्या थे? छोटे भाई थे जिनका नाम था रूप सिंह। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है, इन्हीं के भाई थे। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी असलम शेर खान की पुस्तक का नाम क्या है भाई? मतलब टू हेल विद हॉकी, एक गाली है एक प्रकार की, ध्यान रखिएगा। इसका हिंदी अनुवाद होता है भाड़ में जाए हॉकी, ठीक है। और अगली बात करते हैं, कैटलिक नोवाक किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है? तो थोड़ा सा इसे क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। हंगरी की जो है राष्ट्रपति बनी हुई थी। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी, चूंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी अब सिलेबस से हट चुका है। बुडापेस्ट किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे है। हंगरी घास के मैदान को क्या कहा जाता है? जो हंगरी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुस्ताच कहते हैं। विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा, स्टैटिक जी की भी है। एसाबोल पेरोन जो है ये विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति है, अर्जेंटीना की है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी हैं? प्रतिभा देवी पाटिल जो हैं 2007 में बनी हुई थी, राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। किस बेल्ट में ज्वालामुखी उद्गार सबसे अधिक होता है? तो देखिएगा, विश्व में जो प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र है उसे परिप्रशांत महासागर कहते हैं। और इसी बेल्ट में जो है सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? ज्वालामुखी होते हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा भूकंप होता है। और ठीक है, इसे किस उपनाम से जानते हैं? जो ये ज्वालामुखी बेल्ट है इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा आग जो है यहाँ पर जलती रहती है। फायर का मतलब आग होता है, रिंग का मतलब क्या होता है? गोलाकार संरचना। तो ऐसे गिर गिर जैसे ज्वालामुखी बहुत सारे स्थित है इस बेल्ट में, तो वहाँ जलते ही रहते हैं, तो इसे रिंग ऑफ फायर कह दिया जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, क्योंकि ये जो है भूमध्य सागर है, वहाँ पर ये जो है बल्ब की तरह जलता रहता है, लगातार यहाँ से ज्वालामुखी निकलता रहता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी पोपा कहाँ पर स्थित है? तो म्यांमार में जो है पोपा ज्वालामुखी है। ये अपने सिलेबस में है, ये मत कहिएगा कि भाई विश्व भूगोल है पढ़ा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ज्वालामुखी अपने सिलेबस में है, तो इन्हें जो है याद करना होगा आपको। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? जैसे क्या है, पृथ्वी से ऐसा ज्वालामुखी निकलता है, अब यहाँ से जो है लगातार जैसे ज्वालामुखी निकल रहा है इस प्रकार से बाहर की ओर, तो इस मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। जब ये मुख में पानी भर जाता है, बहुत बड़ा मुंह हो जाता है, तो इसी को क्या कह दिया जाता है? कॉलडेरा कह दिया जाता है। क्या कह देते हैं? कॉलडेरा। और जब इसमें पानी भर जाता है, जो झील बनती है, तो उसे क्रेटर झील कह दिया जाता है। जो महाराष्ट्र की जो लोनार झील है इसी प्रकार की झील का उदाहरण है। आगे बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्केट रेंज किस खनिज के लिए जाना जाता है? ये लौह अयस्क के लिए जो है जाना जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, विश्व भूगोल है ये। अमेरिका की जो मेसाबी रेंज है, मेसाबी रेंज जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी जो है लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। सुपीरियर झील क्षेत्र किस खनिज हेतु जाना जाता है? लोहा के लिए जाना जाता है। सुपीरियर झील ये अमेरिका में स्थित है। विश्व में लोहे का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन जो है लोहे का उत्पादक देश है। भारत में लोहे का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर देखने को मिलता है? उड़ीसा में देखने को मिलता है भाई। लेकिन गुणवत्ता वाला लोहा जो है कर्नाटक में देखने को मिलता है। शुद्ध लोहा किसे माना जाता है? जो पिटवा लोहा होता है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध लोहा कहा जाता है। पिटवा लोहा को जो है शुद्ध लोहा कहते हैं। अगली बात करते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरीकरण का स्तर जो है क्या है? आपसे ये प्रश्न पूछा रहा है। देखिएगा, अगर आप ये देखेंगे कि भारत में जो है शहरीकरण का स्तर, तो आप ये हमेशा लगातार पढ़ते रहें कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है? लगभग 72% है, ठीक है। तो 72% करेंगे तो शहरी कितनी हो जाएगी? 28% हो जाएगी। तो 28% तो अपना क्या है? ऑप्शन ही नहीं है। तो
क्या करेंगे 70% के आसपास जो है। चलिए देख लेते हैं भाई, अपना उत्तर देख लेते हैं, वरना बाद में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए 31.15%, तो 31.15% क्या है, शहरी जनसंख्या जो है भारत में पाई जाती है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करें तो ये महाराष्ट्र में आपको जो है देखने को मिल जाती है। चलिए देखते हैं, जनगणना भी अपन करेंगे भूगोल में। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकृत राज्य परसेंटेज की बात कर रहा है तो कौन सा है? गोवा में। मतलब जहां की कुल जनसंख्या है, उस कुल जनसंख्या में अगर प्रतिशत निकालेंगे तो ज्यादा प्रतिशत जो शहर में रहता है वो गोवा में रहता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, जनगणना के हैं, एक प्रश्न आता है 100% जनगणना से। तो हिमाचल प्रदेश जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, लगभग 80% लोग यहाँ जो है नगरों में रहते हैं, 20% गांव में रहते हैं, भोपाल है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम नगरीकृत जिला कौन सा है? तो डिंडोरी में सबसे ज्यादा लोग जो है गाँव में रहते हैं। तो न्यूनतम नगरीकृत जिला कौन सा है? डिंडोरी है। ज्यादा भोपाल है। सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य जो है गोवा है, और सर्वाधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? तो आप क्या बताएंगे? 382 जो है भारत का जनसंख्या घनत्व है। मध्य प्रदेश का कितना है? 236 जो है किसका है? मध्य प्रदेश का है। आगे बढ़ जाते हैं। ऋग्वैदिक काल में पणे के पणी पणी ठीक है, पणे का नहीं है भाई, पणी है, इंग्लिश में लिखिएगा। पणी किस वर्ग के व्यापारी? भाई साहब पीसी बंद होने वाला है अपन, ठीक है, लाइट जा चुकी है, बंद हो जाएगा। चलिए फटाफट उत्तर कर लेते हैं, काफी देर की लाइट गई है। तो पणी जो किससे संबंधित हो जाएंगे? व्यापारी वर्ग से जो है संबंधित हो जाएगा। देखिएगा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो आप क्या बताएंगे? 10 मंडल हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है? तो आप क्या कहेंगे? अघन्या कहा गया है। गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है? आप क्या बताएंगे? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया गया है, विश्वामित्र ने रचना की थी। अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से जो है लिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो यह जो है अवंती राज्य के राजा थे, इन्हें पांडु रोग हो गया था। अगली बात करते हैं, अवंती राज्य की राजधानी क्या थी? तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती थी। प्रद्योत वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। इसी को जो है हड़प लिया था शिशुनाग ने, अवंती को जीत लिया था इसी से। बिंबिसार ने प्रद्योत के इलाज हेतु किसे भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को जो है भेजा हुआ था पीलिया का इलाज करने के लिए। मगध की पहली राजधानी क्या थी? गिरिब्रज थी, बाद में जो है पाटलिपुत्र बन जाती है। 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिल जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे कि जो तारीख फिरोज शाही है जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? जियाउद्दीन बरनी के द्वारा। जियाउद्दीन बरनी। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अल बरूनी है। रेहला किसकी पुस्तक है? ये है आपकी इब्न बतूता की पुस्तक है। तुगलकनामा किसने लिखी हुई है? अमीर खुसरो की पुस्तक है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने आत्मकथा लिखी हुई थी? फिरोज शाह तुगलक है, जिसने अपनी आत्मकथा तारीख फिरोज शाही लिखी थी। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। अगली बात करते हैं, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा हुआ था? यह बात जो है अमीर खुसरो द्वारा कही गई थी। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? इन्हें जो है तूतिए ए हिंद कहा जाता है, हिंद का तोता कहा जाता है। मांडू का प्राचीन नाम क्या था? सादियाबाद। इसका अर्थ होता है खुशियों का शहर या हर्ष का शहर होता है। जहाज महल और हिंडौला महल कहाँ पर स्थित हैं? ये मांडू में जो है स्थित हैं। रानी रूपमती और बाज बहादुर की कथा कहाँ से जुड़ी हुई है? प्रेम प्रसंग का कथा है, मांडू से जुड़ी हुई है। मांडू को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ जॉय या खुशियों का शहर कहा जाता है। भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो आप क्या बताएंगे? तो 1947 में 57 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। तो भीमबेटका के बारे में देखिएगा, भीमबेटका किस जिले में स्थित है? आप क्या बताएंगे? रायसेन में है। इसे यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? आप क्या बताएंगे? 2003 में शामिल किया गया था। सांची की स्तूप को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1989 में किया गया था। खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1986 में किया गया था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा चित्रों के लिए, शैल चित्रों के लिए, रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। अगली बात करते हैं, मालवा संवत किस नाम से भी जाना जाता है? तो मालवा संवत को जो है कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है। ये मालवा के राजा विक्रमादित्य द्वारा चलवाया गया था। इसे विक्रम संवत के नाम से भी जानते हैं। ये जो है 58 ईसा पूर्व का है। कब का है? 58 ईसा पूर्व का।
चलिए, कृत संवत, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 78 ईस्वी में हुई थी, कनिष्क द्वारा शुरुआत किया गया था शक संवत। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में, जिसे कृत संवत या मालवा संवत के नाम से भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का जो वर्तमान कैलेंडर है शक संवत पर आधारित है, जो कि 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? 319 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? जब उन्होंने मक्का मदीना की यात्रा की हुई थी, तो ये हिजरी संवत 622 ईस्वी का है। चलिएगा, 47 नंबर का प्रश्न है, राजा वीर सिंह देव की राजधानी क्या थी? तो ध्यान रखेंगे, क्या बघेलखंड रियासत की अगर राजधानी की बात करेंगे तो ये रहती है गहोरा, जो है सबसे शुरुआत में राजधानी रहती है। बाद में जो है यह राजधानी बांधवगढ़ बनाई जाती है, और बांधवगढ़ के बाद में यह राजधानी क्या बनती है? रीवा बनती है। ध्यान रखिएगा, राजा रामचंद्र देव जो थे, राजा रामचंद्र देव ने जो किसको बनाया था? बांधवगढ़ को राजधानी बनाया हुआ था। और राजा जो विक्रमजीत सिंह थे, विक्रमजीत सिंह, उन्होंने रीवा को राजधानी बनाया था। आगे बढ़ जाते हैं। वीर सिंह देव किस वंश के शासक थे? तो ये बघेल वंश के शासक थे। बघेल वंश की स्थापना किसने की हुई थी? व्याघ्रदेव ने की हुई थी। बांधवगढ़ को राजधानी किसने बनाया था? राजा रामचंद्र देव ने जो है बांधवगढ़ को राजधानी बनाया था। तानसेन किसके दरबार में थे? तो राजा रामचंद्र देव के दरबार में थे शुरुआत में, और यहीं से जो कहाँ चले जाते हैं? अकबर के दरबार में चले जाते हैं। बघेलों की अंतिम राजधानी क्या थी? ध्यान रखिएगा, रीवा थी। किसने बनाई हुई थी? विक्रमादित्य या विक्रमजीत जो है, ऐसा करके विक्रमजीत करके शासक, या विक्रमादित्य, दो में से ऐसा नाम है। भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? दिए गए ऑप्शन में अगर बात करेंगे 8 अगस्त नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? 9 अगस्त सही हो जाएगा। ऑपरेशन जीरो किससे संबंधित है? तो अंग्रेज सरकार ने जो है नेताओं का दमन करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था, उसी को ऑपरेशन जीरो कहते हैं। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। देखिएगा, गांधी जी ने इस आंदोलन में क्या नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया हुआ था, लेकिन इसकी मूल रूप से रचना किसने की हुई थी? यूसुफ मेहर अली द्वारा की गई थी। इस आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि 9 अगस्त को यानी अगस्त के महीने में शुरुआत हुआ था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत किसे गिरफ्तार किया गया था? गांधी जी और जितने भी प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ है जहां से यह शुरू हुआ था? तो मुंबई में स्थित है ग्वालियर टैंक मैदान, जहां से जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। भूमिगत रेडियो का संचालन किसने किया था? ऊषा मेहता ने किया था। और भूमिगत गतिविधियों का संचालन किसने किया था? राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने। 49 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसकी सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता? देखिए, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति जो है एक समिति की सिफारिश पर करता है, और उस समिति का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इस समिति में सदस्यों की बात करें तो इसमें जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष जो हो जाएंगे, और इसी प्रकार से राज्यसभा के जो है उपसभापति होते हैं वो भी सदस्य होते हैं, और जो लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं वो भी सदस्य होते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो जो होम मिनिस्टर होते हैं वो भी क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इन्हें देख लेते हैं। प्रधानमंत्री होगा, अध्यक्ष होगा, विपक्ष का नेता होगा, राज्यसभा का सभापति कभी नहीं होता है। कौन होता है? उपसभापति होता है राज्यसभा का। उपसभापति जो है हो सकता है, सभापति कभी नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं। राज्यसभा का सभापति नहीं होता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को। आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। लगभग सभी के मुख्यालय दिल्ली में ही है राष्ट्रीय स्तर के आयोगों के। कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। प्रथम अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 के दिन जो है यूएनओ में नहीं क्या किया गया था? पारित किया गया था। अपने पास में लास्ट प्रश्न है कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना, जिसे मध्याह्न भोजन योजना भी कहते हैं, ये 15 अगस्त 1995 की योजना है। एमपीपीएससी मेंस में भी 2 नंबर का आया था। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत रहती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका नया नाम क्या हो गया है? तो प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। मिड डे मील योजना का नाम बदल करके 2021 में। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मेंस में आया हुआ था 3 नंबर का, सिर्फ एक शब्द लिखना था, 3 नंबर मिल जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुई थी? तो मिड डे मील योजना सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी?
ध्यान रखेंगे तमिलनाडु राज्य में जो इसे शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में अक्षय पात्र रसोई कहाँ स्थित है? तो अक्षय पात्र रसोई जो है ये भोपाल में स्थित है। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? ये भी एमपीपीएससी मेंस में 2 नंबर का प्रश्न आ चुका है कि बस इतना लिखना था, कब शुरू हुआ था? 2001 लिखो, 2 नंबर पकड़ो, कोई नहीं काट सकता, एक शब्द वाले उत्तर में कोई नहीं काटता है, ठीक है। 2001 में जो है शुरू किया गया था। तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाते हैं अपने, क्या हो जाते हैं, ये प्रश्न हो जाते हैं थोड़ा सा बैटरी को लेकर के वो है, तो बात तो पीसी था वो इतना चल गया है। इसके बाद जो है चलिए अपने मिलते हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए धन्यवाद।